हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स के 100 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स को कर रहे थे, ठीक है। और ये फाइनल पार्ट है। इससे पीछे के जो 4 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, वो मैंने बना दिए हैं, ठीक है, और चैनल पर अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो ये फाइनल पार्ट है। और जो मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ये कहाँ से करा रहा हूँ, ये आपके अग्रवाल अनसॉल्वेबल पेपर जो कि बेस्ट माना जाता है, इसके जितने भी सेट हैं उन सभी से छांट कर ढूंढ कर जो है करा रहा हूँ। जो ऑब्जेक्टिव कराऊंगा वो पूरे के पूरे इसी अनसॉल्वेड से होंगे और सारे के सारे रिपीटेड हैं, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये कोई डाउट नहीं है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई शक नहीं है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हैं। देखो यहाँ पर मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर रखा हुआ, लिख करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर जो है 23 ऑब्जेक्ट्स को रखा हुआ है, ठीक है। तो इन सभी को आज हम करेंगे और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जो है ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यही आपकी फ़ीस है, इसी को जो है पूरा करिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चलो यहाँ पर देखिए, जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा और पिछले वीडियोज़ को जरूर से देखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव है, मैं देख लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए। देखो यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो कह रहा है कि के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 तथा 2k - 1x + k - 1 y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। यहाँ पर हमको 2 रेखिक समीकरण दी गई हैं, ठीक है। पहली जो रेखिक समीकरण है वो क्या है, वो है हमारे पास 3x + y = 1, ये पहली हमारी रेखिक समीकरण है। और जो दूसरी है वो है 2k - 1x + k - 1 y = 2k + 1, ठीक है। ये हमारे पास देखिए 2 समीकरणें हैं और बताया गया है जो इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो हमें k का मान निकालना है, ये k क्या होगा, ये चीज़ हमको बतानी है। बहुत ही आसान है, देखो कैसे करेंगे। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है और बताया गया है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। यही कंडीशन होती है ना, कोई हल नहीं की ये कंडीशन होती है। अब इसमें मान रखिए, देखो ये पहला वाला जो है ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, c1 है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा a2, b2 और ये c2। अब इसमें रख लीजिए, देखिए a1 हमारा 3 है, a2 कितना है हमारे पास, 2k - 1 है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और b1 हमारे पास कुछ नहीं, तो देखो यहाँ पर इसका गुणा कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो 1 है। और b2 हमारे पास क्या है, k - 1 और ये नॉट = है c1 1 है और c2 हमारे पास कितना है, 2k + 1, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये चीज़ जो है, देखो ये वाला इसके बराबर है, लेकिन ये वाला जो है इसके बराबर नहीं है, यानी कि इसको हम बराबर नहीं लेंगे, हम केवल और केवल इनको बराबर डालेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि 3/2k - 1 = 1/k - 1। इसको मैंने नहीं लिया क्योंकि बराबर नहीं था, इसलिए, ठीक है। चलो यहाँ पर अब देखो, यहाँ से इसकी जो है इससे गुणा करा दो, इसकी इससे करा दो, इसकी इधर हो जाएगी, देखो 3 की k से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 3k, 3 की 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा 3 × 3। ऐसे ही 1 की इधर कराएंगे तो 1 की गुणा होगी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वही रहेगा, ठीक है। इसकी 1 से करा दी। अब यहाँ पर बराबर को हटा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो बराबर हटाते हैं तो इधर के जो चिन्ह बदल जाते हैं, इस साइड वाले बराबर के इधर वाले, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और बराबर में 0 पहुंच जाएगा। अब देखो यहाँ से 3 के प्लस का है, 2 के माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 के से 2 के चला गया, हमारे पास बचा k माइनस प्लस माइनस होगा, 3 से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है इसलिए, तो हमारा यहाँ पर k बराबर आ गया 2, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा तो k का मान जो आया है वो आया है 2। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अच्छा, यहाँ पर हमको दिया गया है, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमको दिया गया है 154, ठीक है। तो हमसे बोली गई है कि त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की रेडियस यानी त्रिज्या यानी आर हमको
बताना है। तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, और बराबर में हमारे पास 154 है। तो यहाँ से देखो आर मिल जाएगा अगर हम इससे सोल्व कर दें थोड़ा सा। तो देखो यहाँ से पाई का मान अगर हम रखें तो 22/7 होगा, है कि नहीं, और ये आर स्क्वायर है और बराबर में हमारे पास 154। आर स्क्वायर को यहीं पर रोको और ये 154 देखो ये गुणा में है, 22/7 इधर आएगा बटे में आ जाएगा, तो जगह 22/7, ठीक है। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर बराबर ये देखो यहाँ से ये इससे गुणा कर लेगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 154 की 7 से गुणा करा सकते हैं आप। तो देखो यहाँ पर 154 गुणा 7 बटा में हमारे पास क्या बचेगा, 22 बचेगा। अब जो कट रहा उसे काट दो, देखो कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 1 15, 2 सते 11 सते 77, यानी कि 7 गुणा 7 यानी कि हमारे पास आ गया 7 सते 49, ठीक है। तो कह सकता हूँ भाई आर बराबर आ जाएगा, देखो स्क्वायर हटा लेंगे तो 49 के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा। अब बताइए 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है ना, प्लस माइनस में 7 होता है, ठीक है। अब प्लस माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि अंडर रूट से जब कोई संख्या बाहर निकलती है तो प्लस या माइनस किसी में भी हो सकती है, निश्चित नहीं होता है, इसलिए प्लस माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो 7 होगा, इसका प्लस माइनस 7 होगा। समझ गए इस क्वेश्चन को। चलो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलो आगे देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है उसे देखिए ध्यान से। कह रहे हैं कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और मैंने जब पेपर दिए थे तब ये क्वेश्चन आया था, 1 मार्क्स में था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव था। बताया गया है कि संख्या ज्ञात करनी है और जो संख्या देखो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वहां पर पढ़िए, कहा गया है कि संख्या का 1/3 का मतलब 1/3 संख्या का यानी गुणा संख्या का 1/3 भाग किसके बराबर है 21 के बराबर है। समझो बात को, संख्या का की जगह पर गुणा लगा दी, 1/3 भाग संख्या का 1/3 भाग बराबर 21, यही क्वेश्चन तो कह रहा है। बस यहाँ पर सोल्व करके संख्या का मान निकाल दो। संख्या की बन से गुणा हो जाएगी तो संख्या आ जाएगा और नीचे हमारे पास 3 है, बट इधर हमारा 21 के बटे में कुछ तो बन की इधर गुणा कराएंगे संख्या से, संख्या एकम संख्या और 21 की 3 से करा दोगे, 3 दूना 6 और 3 कम 3 63, तो ये हमारे पास संख्या आएगी। तो संख्या क्या होगी, 63 होगी। समझ में आ गया। चलो आगे देख लो, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या हो सकती है। यहाँ पर समझो, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर देखो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो क्या बताए, शून्यकों की संख्या। देखो द्विघात समीकरण है तो शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या, हमसे शून्यकों की संख्या पूछी गई है। समीकरण कौन सी है, समीकरण है द्विघात, तो शून्यकों की संख्या होगी 2। अगर त्रिघात होती तो शून्यकों की संख्या होती 3, ठीक है। अगर रेखिक होती तो समीकरण तो शून्यकों की संख्या होती 1। समझे, जितनी अधिकतम घात उतने शून्यकों की संख्या। द्विघात है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, त्रिघात होता तो शून्यकों की संख्या 3 होती, रेखिक होता तो शून्यकों की संख्या 1 होती। समझ में आ गया। चलो आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। यहां पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है अंडर रूट में 9 और दूसरा जो ऑप्शन बी है वो है अंडर रूट में 3, जो ऑप्शन सी है वो है अंडर रूट में 0.1 और जो ऑप्शन डी है, ठीक है, जो ऑप्शन डी है वो है 0.10, ठीक है, 1101110। अब इसमें से हमको बतानी है कौन सी परिमेय संख्या होगी। तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि अंडर रूट में एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो कैंसिल है। ये वाली भी अगर आप करेंगे तो इसका भी जो है नहीं हो पाएगा क्योंकि बट्टे में आएगा 10 आ जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या। इधर देखो ऑप्शन ए को पहले देखो, ऑप्शन ए है अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 का वर्गमूल होगा 3 और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, आपको परिमेय संख्या तो बटे में होती है, तो बटे में है ही नहीं, बिल्कुल बटे में है ये। देखो इसके बटे में कुछ तो 1 होगा भैया, बटे में है तो अब कह दो 8 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसके बटे में 1 है। समझ गए बात को, हर एक संख्या के बटे में 1 होता है। अब अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए क्योंकि अंडर रूट में हो गई अगर तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं देखो 3 है, 3 अंडर रूट में नहीं है तो बिल्कुल अपनी परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होगा और 3 आपकी परिमेय संख्या निकलेगी। इसको हल करने पर परिमेय संख्या मिल रही है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। समझ गए। चलो आगे देखिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है,
कह रहा है कि यदि P बराबर ए वी स्क्वायर, ठीक है, चलो P बराबर इतना दिया गया है, और Q बराबर ए स्क्वायर वी, ठीक है, तो P Q का लासा होगा। यदि P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है, तो P और Q का लासा यानी LCM क्या होगा। लासा का मतलब LCM। तो हमसे पूछा गया है कि लासा किसका, P Q का क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ पूछी गई है। चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करें, हमें लासा निकालने से पहले हमें HCF निकालना पड़ेगा, यानी मासा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इस ए, यहाँ पर देखो इसका गुणनखंड कर लो। ए है, ए लिखा रहने दो। बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, बी गुणा बी लिख सकते हो। अब इसको देख लो, इसको आप ए स्क्वायर को लिख सकते हो ए गुणा ए, और बी हमने गुणनखंड में लिख लिया, इसका गुणनखंड हो गया तो अब निकल आएगा। देखो हमको सबसे पहले HCF निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम LCM निकाल सकते हैं। तो HCF क्या होगा, देखो HCF वो होता है जो दोनों तरफ होता है, तो दोनों तरफ ये है और दोनों तरफ ये है, इसका तो बन नहीं रहा बॉक्स, और बॉक्स बन गया तो बॉक्स वाले को एक बार लिख लो, ए 2 बार है इसे एक बार लिख लो, और ये वाला एक बार है तो इसको एक बार लिख लो, यानी कि HCF हो जाएगा AV। अगर HCF पूछा जाता तो ये ऑप्शन जो है AB सही होता। हमसे पूछा गया LCM, तो LCM अब निकालेंगे। बॉक्स वाले को एक बार लिख लो, ये वाला बॉक्स वाला है इसको एक बार लिख लो, ये गुणा में लिखना है, ठीक है, गुणा में लिखना है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, गुणा में है, ठीक है, गुणा में है, और B गुणा, और ये B A बच गया, इसको भी लिख लो। समझो बात को, LCM में बॉक्स वालों के साथ साथ जो बचा होता है उसको भी लिखना होता है। जैसे कि हमने अभी बॉक्स वाला ए था इसको लिख लिया, ये बॉक्स वाला था इसको लिख लिया, बाकी हमारे ये बच गए तो हमने इनको भी लिख लिया। तब हमारा देखो LCM आ गया P और Q का, ए की ए से गुणा हो जाएगी ए स्क्वायर, बी की बी से गुणा हो जाएगी तो बी स्क्वायर, ये हमारा LCM आया है। तो दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलो आगे जो हमारा 7वां क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन है करे कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल कैसे हैं, मूल बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं, ठीक है। तो हमें ये c है, c क्या होगा ये बताना है, समझ गए। चलो भैया अब देखो यहाँ पर मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं इसका मतलब विविक्त कर 0 के बराबर होगा। दिमाग में बैठा लो, अगर मूल बराबर हैं, अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि विविक्त कर 0 के बराबर होगा। तो कह सकता हूँ कि जो विविक्त कर यानी कि d क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये d क्या है, विविक्त कर है, विविक्त कर को d से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि विविक्त कर यानी d 0 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि मूल बराबर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर d यानी विविक्त कर निकालने का जो फार्मूला होता है वो लगाओ। जो विविक्त कर निकालने का जो d बराबर फार्मूला होता है वो आपको पता होगा, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से देखो d की जगह पर 0, b स्क्वायर तो b ही है, ठीक है, और 4a हमारा a है और c हमारा c है, ठीक है कि नहीं है। अब देखो यहाँ से हमें c का मान निकालना है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4ac, और यहाँ से c बराबर हो जाएगा, देखो b स्क्वायर है, ये c गुणा में था तो इधर बटे में आ गया, हमारे पास ये होगा, ठीक है। तो c का मान होगा b स्क्वायर अपॉन 4 है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। चलो इसके बाद जो हमारा 8वां क्वेश्चन है उसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8वां है। 8वें क्वेश्चन में बताया गया है कि दिए गए चित्र में AP बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 7 सेंटीमीटर और DR बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो PQ का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक चित्र जो है दिया गया है हमें। इस क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है एक चित्र दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है, वर्ग के एक अंदर जो है वृत्त है जो कि चतुर्भुज, जो चतुर्भुज है हमारा उसकी चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर स्पर्श किया, यहाँ पर स्पर्श किया, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। चित्र आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पर देखिए। और यहाँ पर हमें जो बिंदु दिए गए हैं वो PQRS, जो PQRS है ये चतुर्भुज है, और ये वाला स्पर्श बिंदु मान लो A, ये B, AC और ये D, ठीक है। हमें दिया क्या गया है, देखो हमें यहाँ पर दिया गया है AP बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, QR बराबर 7 सेंटीमीटर, DR बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो हमें पी क्यू बराबर निकालना। इसे चित्र देखकर ही आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। चित्र को देखो, आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले लिख लो क्या क्या दिया गया है। देखो यहाँ पर ए पी 5 है, तो ए पी कहाँ है, ये ए पी है, तो ये 5 होगा। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया। क्यू आर कहाँ पर है, क्यू ये है और आर ये है, मतलब पूरा का पूरा ये क्यू आर जो है यहाँ से यहाँ तक का जो दिया गया है वो हमें 7 दिया गया है। ठीक है, चलो डी आर कहाँ है, ये डी और आर ये जो दिया गया है ये हमको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे बोला गया पी क्यू कहाँ पर है, पी ये है और क्यू ये है। हमसे ये पूछा गया यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ पूछी गई है। ठीक है, तो देखो कितना आसान है, निकल जाएगा। देखो यहाँ पर ये वृत्त है, वृत्त का बाहरी बिंदु ये है। अब आपको पता है कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये वृत्त है, इसका बाहरी बिंदु ये है, तो इससे ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींची हैं, तो ये वाली और ये वाली बराबर होगी। कहने का तात्पर्य ये 5 है तो ये वाली भी 5 ही होगी। ठीक है, इस टाइप से। चलो अब ये अगर हमको पता चल जाए तो हम पूरा का पूरा जोड़ कर निकाल सकते हैं पूरा। तो अब हमें ये पता चल जाए अगर, तो ये जो होगा भाई ये होगा, तो ये पूरा का पूरा देखो 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 3 है, तो इसका मतलब ये वाला भी 3 ही होगा, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है, ये वाली रेखा स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा बराबर होगी, तो 3 ये है तो 3 ये भी होगी। अब ये पूरी की पूरी 7 है। अब इस पूरे के पूरे 7 से, यहाँ पर देखो ध्यान से, इस पूरे के पूरे 7 से इस 3 को घटा देंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा। इस पूरे डंडा, इस पूरा का पूरा जो 7 है ना, ये पूरा का पूरा 7, तो इस पूरे 7 से इस 3 को घटा दो, इतना जो है घटा दो, तो 7 से 3 जाएगा, 4 बचेगा। तो कहने का तात्पर्य ये 4 है। अब ये 4 है तो ये वाला भी जो है 4 ही होगा। अब देखो हमें पूरा का पूरा पता करना है पी क्यू, तो देखो यहाँ पर पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू बराबर ये इतना कितना है, 5 है प्लस ये 4, तो हमारे पास जो पी क्यू आएगा वो आएगा 5-9 सेंटीमीटर। इस टाइप से जो है आपको निकालना था। समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। चलो आगे जो नमा क्वेश्चन है, नमा ऑब्जेक्टिव है, उसे देख लीजिए। नमा ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी में, यदि समांतर श्रेणी में हमको बताया गया है और हमें दिया गया है यहाँ पर A25 माइनस A20 बराबर 45। ठीक है, तो हमको सार्वांतर जो है निकालना है। सार्वांतर क्या होगा, सार्वांतर यानी कि डी हमको पता करना है क्या होगा। सार्वांतर को डी से प्रतिस्थापित करके हमको डी निकालना है, ये हमको दिया गया है। क्वेश्चन हो पाएगा? अगर हो रहा है तो वीडियो को रोको, कॉपी पेन लो, उस पर करके देख लो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर A25 कहने का तात्पर्य यह है कि 25वां पद, A20 इसके कहने का मतलब है 20वां पद। तो यहाँ पर क्या है, 25वां पद लिखा हुआ है, शॉर्टकट में 25वां पद लिखा हुआ है। 25वां पद यानी कि A प्लस 24D कितना होगा, A प्लस 24D माइनस 20वां पद, इसके कहने का मतलब A प्लस 19D। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जितनवां पद भी कहा जाए, कि कहने का मतलब अगर 8वां पद कहा जाए तो आपको लेना A प्लस 7D। अगर 20वां पद कहा जाए तो कहते A प्लस 19D। 24वां पद कहे तो A प्लस 23D। 30वां पद कहे तो A प्लस 29D, यानी कि एक कम लेना है हमेशा। जैसे यहाँ पर 25 था तो 24D लिया, 20 था 19 लिया, एक कम लिया हमने। ठीक है, तो इस टाइप से जो है शॉर्टकट में कह देते हैं। और ये बराबर में हमारे पास 45 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। माइनस का अंदर गुणा करा देगा तो प्लस का ये वाला हो जाएगा माइनस का 19D बराबर में 45। A प्लस माइनस कट जाएगा, 24D से 19D गया, 5D बचा, और ये 45, 5 नेम 45, और हमारे पास जो D आया है वो आया है 9। ठीक है, यही हमको जो है चाहिए था। ठीक है, चलो आगे जो है 10वां क्वेश्चन, उसे देख लो। 10वें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मीनार की ऊंचाई, देखो ये क्या है, यहाँ पर एक मीनार है। ठीक है, ये मीनार है खड़ा, देखो ये जमीन है, इसके ऊपर क्या है, मीनार खड़ा हुआ है, और मीनार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक मीनार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और सूर्य यहाँ पर है हमारा। ठीक है, ये सूर्य है, और सूर्य की जो है किरणें आ रही हैं, इस प्रकार से किरणें ये डाल रहा है। ठीक है, ये किरणें डाल रहा है, तो यहाँ पर इस टाइप से जो है इसने किरणें डाली, ये इस टाइप से देखिए यहाँ पर। ठीक है, मीनार है तो मीनार के इस टाइप से किरणें पड़ेंगी, और ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये छाया हो जाएगी, मीनार की छाया, और ये मीनार की जो है किरणें ऐसे ऐसे जा रही हैं। ठीक है, तो बताया गया है कि मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। देखो मान लो ABC एक मीनार यहाँ पर है, AB मीनार है, और देखो यहाँ पर जो छाया, ये वाली छाया है ना, छाया, इसकी लंबाई हमको दी गई है, कितनी दी गई है, 20√3।
ठीक है। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सूर्य ये है तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, हमें ये कोण निकालना है, मान लेता हूँ कोण थीटा है और हमको थीटा निकालना है, क्या होगा। समझ गए क्वेश्चन को। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इस मीनार के छाया की लंबाई इतनी है, तो सूर्य द्वारा बना गया कोण हमको बताना है। चलो अब देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमें लंब पता है, आधार पता है, तुम कोण निकाल सकते हैं। आपको तो पता है लंब और आधार किस में होता है, टेन में होता है, तो टेन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटा आधार होता है। कोट भी ले सकते हो, कोट भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से टेन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पर लंब अपने पास है 20, तो 20 करेंगे बटा आधार, आधार अपने पास है 20 अंडर रूट 3। अब ये हो जाएगा 20 एकम 20, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर 1 बटा अंडर रूट 3, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। देखो टेन थीटा बराबर, देखो टेन में 1 बटा अंडर रूट 3 किसका मान होता है, ये होता है टेन 30 डिग्री का, तो टेन से टेन कट जाएगा, तो थीटा बराबर हमारे पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो होगा 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन मिला लीजिएगा। चलो आगे 11वां क्वेश्चन देखिए। आगे 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि, ये क्वेश्चन यहाँ पर शायद नहीं हो पाएगा, चलो उस दूसरे पेज में कर लेंगे। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के मूल हैं, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एक हमको द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ये हमारे पास द्विघात बहुपद है और बताया गया है इसके मूल अल्फा बीटा है। ठीक है, तो हमको बताना है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, ये चीज़ हमको बतानी है। ये हमें दिया गया है, ये हमको बताना है, और इसके मूल अल्फा बीटा है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर शून्यकों का योगफल निकाल लें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लें। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, आप जानते हैं ना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। देखो माइनस है तो माइनस बी कितना है हमारे पास, देखो ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इसका कुछ नहीं तो 1, तो बी कितना है माइनस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 लिख दो, और बटा में ए कितना है 1 है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, और 1 बटा 1 आएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 1। अब अल्फा बीटा निकाल लो यहाँ से, अल्फा बीटा बराबर अल्फा गुणा बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए, मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। फार्मूला याद है, बिल्कुल सही है, फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखो सी कितना है हमारे पास -4 है, ए हमारे पास 1 है, सोल्व करने पर हमें ये मिलेगा। ठीक है, माइनस का 4, -4 को 1 से भाग दोगे तो 4 ही आएगा, -4 ही आएगा। इस टाइप से हमें ये मिल गए हैं, तो इसका मान बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखो कैसे हमें इसका मान निकालना है, तो एक बार रिपीटली इसको फिर से लिख लेते हैं। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा बीटा। तो देखो यहाँ पर अल्फा की 1 से गुणा हो जाएगी अल्फा हो जाएगा, बीटा की 1 से गुणा होगी तो बीटा आएगा, और अल्फा की आमने सामने कर दो तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, आपको दिख रहा है नहीं, देखो यहाँ पर। हाँ, अब देखो अल्फा प्लस बीटा हमको 1 दिया गया है, अल्फा बीटा हमारे पास माइनस का 4 है, माइनस अल्फा बीटा, देखो यहाँ पर अल्फा बीटा फिर से माइनस का 4 है, तो -4 लिख दो। अब इसे सिंप्लीफाई करके मान निकाल सकते हो आप। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, देखो यहाँ से माइनस का 1/4 है ना, और माइनस माइनस हो जाएगा +4, बटे में कुछ नहीं तो 1 की 1 से गुणा कराओगे 1 आएगा, 4 की 4 से होगी 4 को 16, और 4 कम 4, 16 से 1 गया 15, तो 15/4 ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15/4 हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका मान जो होगा 15/4 होगा, ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। ठीक है अपना, चलो आगे देखिए, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमें बताया गया है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये चीज़ हमको बतानी है। इसका मान क्या होगा, बहुत ही आसान है, देखो कैसे करेंगे। 2 है, 2 लिख दो। tan 30 का मान गाइस कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। सिंपली यहाँ पर भी वैसे ही कर दो, tan 30 का मान 1/√3 लिख दो। ठीक है, और बाकी स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। 2 की 1 से गुणा कराओगे 2 आएगा, नीचे हमारे पास √3 है, और यहाँ से देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इसके स्क्वायर से रूट कटेगा, केवल 3 बचेगा। ऊपर हमारे पास 2/√3 है। ठीक है, और देखो 3 कम 3 है 4, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा कर लेगा, 4 इससे गुणा कर लेगा, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 3 दूना 6,
4 अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखो 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर, ऊपर देखो 3, नीचे हमारे पास 2 अंडर रूट 3 बचा। अब नीचे अंडर रूट में कभी संख्या होती नहीं है, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें इस अंडर रूट को हटाने के लिए इसका हर परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर नीचे जो है गुणा में लिखना पड़ेगा इस टाइप से। अब देखो 3 के ऊपर गुणा हो जाएगा तो 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और नीचे देखिए 2 अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे कट जाएगा, 3 2 बार है, इसे एक बार लिख लेंगे। और अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर देखो अंडर रूट 3, नीचे आ गया 2। अब ये हमारे पास आ गया। देखिए अगर ये ऑप्शन में है तो यहाँ पर जो है आंसर छोड़ दीजिएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप सोचिए अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, किसका मान होता है बताइए। ये होता है हमारा 10, नहीं, ये होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है, और कोस 30 डिग्री का मान होता है। इसका मान होता है ना, हाँ इसी का मान होता है। ठीक है, इस टाइप से जो है हमारा आंसर होगा साइन 60 कोस 30, इनमें से कोई एक हो टिक लगा दो, या इतना हो तो यहाँ पर लगा दो, छोड़ देना है। ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलो यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखिए। 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल क्या होगा। देखो माध्य बताया गया है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर सबसे पहले तो। ठीक है, देखो माध्य बराबर क्या होता है, क्वेश्चन ऊपर देखिए, आपको पता होगा माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर माध्य हमको दिया गया है, क्वेश्चन ऊपर देखिए, माध्य हमको बताया गया है कि 45.6 है किलोग्राम। ठीक है, आंकड़ों का योग यानी कि हमको आंकड़े यहाँ पर व्यक्ति हैं, तो व्यक्तियों का जो है योग हमको निकालना है। व्यक्तियों का योग बोला गया ना, यहाँ पर व्यक्ति नहीं सॉरी भारों का योग, हाँ तो यहाँ पर व्यक्ति जो है भारों का योग बोला गया, तो यहाँ पर भारों का योग कर दो, क्योंकि आंकड़े यहाँ पर भार हो जाएंगे, तो भारों का योग हमसे पूछा गया है। ठीक है, और आंकड़ों की संख्या, भारों की संख्या यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कितनी व्यक्तियों की संख्या है, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या है 10। ठीक है, तो इसके बेटा कुछ तो 1, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास भारों का योग बराबर, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो 45.6 गुणा 10, इसका पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो भारों का योग आएगा वो आएगा 456। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, चलो यहाँ पर इसका जो 14वां क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है। देखो प्रायिकता का योग, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने किसी सवाल को किया और आपने उसकी प्रायिकता निकाली, ठीक है, तो हो सकता है 4-5 प्रायिकता जो है 4-5 आंसर आ गए। लाल गेंद होने की प्रायिकता इतनी है, नीले गेंद होने की इतनी है, काली गेंद होने की इतनी प्रायिकता। सपोज करो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, लाल गेंद होने की प्रायिकता 3 है, इतनी है, उतनी है, कितनी भी हो सकती है, तो उनका योग कितना होगा, प्रायिकता का योग कितना होता है। तो यहाँ पर याद रखेगा प्रायिकता का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। आप कितनी भी प्रायिकताएं जोड़ दो, अगर एक क्वेश्चन आपने किया उसकी प्रायिकता 4 आ गई, तो उस चारों प्रायिकताओं का अगर आप योग करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि आप ये समझ लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि सभी प्रायिकताओं का योग, किसी घटना की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है। किसी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है, दिमाग में डाल लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है 2024 में। ठीक है, चलो यहाँ पर अगला देख लीजिए 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, कह रहे कि एपी में an बराबर हमको दिया गया है, an बराबर 4 है, d बराबर -4 है। ठीक है, तथा हमको n बराबर भी दिया गया है, n बराबर 7 है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहां पर देखिए, तो पहला पद यानी a हमको पता करना है। a माने होता है प्रथम पद यानी पहला पद। ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये हमको पता करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर an आ गया, तो an बराबर फॉर्मूला लगाइए। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है, 4 है, a हमको पता करना है, n हमारे पास 7 है, -1, d कितना है, -4 है, तो 4 बराबर देखो a प्लस 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, और ये -4, तो 4 बराबर देखो a प्लस माइनस 4 छंग 24, माइनस का इधर आप करेंगे तो a बराबर हमारे पास देखो 4 प्लस 24, तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 24×4 28। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है प्रथम पद होगा, तो प्रथम पद 28 होगा इस क्वेश्चन का। ये तो बहुत ईजी था। चलो आगे जो हमारा 16वां क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि यदि 26 का मा 91 का मा 13 है तो लासा कितना होगा। यहाँ पर हमको 2 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, 2 संख्या हमारे पास 26 हैं और 91 हैं। का लासा हमको बताया गया है, लासा नहीं सॉरी मासा, का मासा जो है
मासा हमको दिया गया 13, तो हमको लासा पता करना है क्या होगा, लासा क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारे पास है। दो संख्याएं 26 91 है, इनका मासा इतना है, लासा पता करना है। तो मासा का मतलब हमको एचसीएफ दिया गया है और लासा का मतलब हमको एलसीएम पता करना है। तो आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। दो संख्या हमारे पास 26 और 91 है, तो 26 गुणनफल यानी गुणा कर दो इनकी, और HCF हमारा कितना है 13 है, और LCM यानी लासा हमको पता करना है। ठीक है, तो ये 13 गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो 26 गुणा 91 बटा 13 बराबर लासा। ठीक है, और 13 91, तो हमारे पास जो लासा आया है वो कितना आया है 7 की, यहाँ पर 26 से गुणा कर देगा 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 दूना 14 इतना आएगा। ठीक है, 14 4 18, तो हमारे पास 182 लासा आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। देखो यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपको दो संख्याएं दी जाएं, उनका मासा या उनका लासा दिया जाए और आपसे लासा पूछा जाए, देखो मासा दिया होगा तो लासा पूछेगा और लासा दिया होगा तो मासा पूछेगा, या ऐसे भी हो सकता है कि आपको मासा दे दे, लासा दे दे और एक संख्या दे दे और दूसरी संख्या पूछ दे। ठीक है, उस टाइप आपको यही फॉर्मूला लगाना है, इस टाइप से। ठीक है, चलो आगे देखिए 17वां जो क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि आंकड़ों का माध्य और माध्यिका क्रमशः 14 और 16 है तो बहुलक क्या होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर देखिए, हमको माध्य दिया गया है 14, ठीक है, माध्यिका यानी कि माध्यक जो हमको दिया गया है वो हमको दिया गया है 16, तो हमको बहुलक प्राप्त करना है। बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीन में से अगर आपको दो चीज़ें दी जाएं और एक चीज़ यानी तीसरी चीज़ पूछी जाए, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है आपको बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। दिमाग में बैठा लो इस फॉर्मूले को, माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध ये होता है, इन तीन चीज़ों में से दो चीज़ें दी जाएंगी, तीसरी चीज़ पूछी जाएगी, तब फॉर्मूला लगाना है। जैसा कि अभी हमको दो चीज़ें दी गई हैं, तीसरी पूछी गई है। देखो बहुलक बराबर हो जाएगा यहाँ पर, बहुलक बराबर 3 माध्यक, बेटा माध्यक कितना है हमारे पास 16 है, और 2 माध्य कितना है 14 है, 16 3 48 और 14 दूनी 28 हो जाएगा, 8 20, यानी कि हमारे पास जो आएगा इसका बहुलक वो आएगा 20। ठीक है, चलो यहाँ पर जो 18वां क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। बोला गया है एक थैले में 3 लाल गेंदें 2 नीली गेंदें हैं। ठीक है, तो थैले से या अंदराक्षा एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता निकालनी है। सपोज यहाँ पर देखो एक थैला है हमारे पास, ठीक है, एक थैला है, इसमें क्या है 3 गेंदें कैसी हैं, 3 गेंदें लाल हैं, 3 लाल हैं, और 2 जो हैं, जो 2 हैं वो 2 नीली गेंदें हैं, नीली गेंदें हैं। 3 जो गेंदें हैं वो लाल हैं, 2 नीली गेंदें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बतानी है। जैसे कि यहाँ पर एक थैला था, इसमें 3 लाल गेंदें थी, 2 नीली गेंदें थी, आपने इसमें हाथ डाला, ठीक है, तो क्या चांसेस हैं कि गेंदें जो है नीली ही निकलेंगी, कितने % चांसेस हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें नीली गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पर लिख लो नीली गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। देखो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो संभव परिणाम वे होते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया नीली गेंद, तो बताइए नीली गेंद इसमें कितनी है, 2 है नीली गेंद, बटा कुल परिणाम, कुल यानी कुल गेंदें, इसमें कुल गेंदें कितनी है 3 और 2 5, तो ये हमारे पास जो है आंसर होगा। चलो 19वां देख लो, 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है हमारे पास r है, सपोज करो ये जो है इसकी r त्रिज्या है, वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर मैंने इस प्रकार से ये r त्रिज्या बनाया, इसका ये चतुर्थांश बना दिया ये वाला, ठीक है, इसका हमको क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। ठीक है, देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चतुर्थांश, ये देखो यहाँ पर चतुर्थांश, देखो बेटा चतुर्थांश जो होता है वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से जो चतुर्थांश होता है, तो हमें इसका जो है क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा
आपको पता है फार्मूला, आपको त्रिज्यखंड का निकालने का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। बाकी इसमें देखो चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि लंबवत खड़ा है। चतुर्थांश याद रखिएगा, चतुर्थांश में कोण 90 डिग्री का बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा 90 बटा में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 कटेगा, 9 कम 9 9 चौक 36, यानी कि हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई आर स्क्वायर की 1 से गुणा होगी, पाई आर स्क्वायर आएगा, नीचे 4 है, तो ये हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा। देखो एक वृत्त है हमारे पास, एक वृत्त है, इसके कितने चतुर्थांश हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। देखो इस टाइप से, देखो ये हमारे पास 2 हो गए, 4 हो गए, 4 भागों में काट सकते हैं, 4 चतुर्थांश। देखो पहला ये वाला ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, और चौथा ये वाला हो गया, तो 4 चतुर्थांश होते हैं, और चारों चतुर्थांश 90-90 डिग्री के होते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ के बात को? ठीक है, चलो इसके बाद जो 19वां क्वेश्चन है उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20 है, कह रहा है कि यदि 8 10 a बराबर 15 तो साइन ए बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमको ये चीज़ दी गई है और ये चीज़ पूछी गई है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको बट्टे में लिख लो, 10 a बराबर देखो 15 गुणा में है तो ये आएगा बट्टे में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, एक जो है समकोण त्रिभुज बनाइए, प्रश्नावली 8.1 में पढ़ा होगा जब इस टाइप से होता है, और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्योंकि लाल बटे कक्का को याद कर लो, लाल बटा कक्का। तो इसमें यहाँ पर हमारा टेन यहाँ पर होता है, तो लंब बटा आधार, यानी कि ऊपर वाला ये लंब है और आधार नीचे है, तो लंब हमारे पास 15 है, आधार हमारे पास 64 है। ठीक है, तो हमें कर्ण तो पता ही नहीं है, तो कर्ण सबसे पहले पता करेंगे, फिर उसके बाद इसका मान निकालेंगे, क्योंकि किसी का भी मान निकालने के लिए आपको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाते हैं सबसे पहले, तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण अपने पास AC है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब अपने पास 15 है तो 15 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार अपने पास 8 है। ठीक है, 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर देखो 15 15 में कितना होगा 225, और 8 टाइम 64, तो AC स्क्वायर बराबर 5 9 6 7 8 289, तो AC बराबर आ जाएगा 289, स्क्वायर हटाने का रूट चढ़ेगा, तो AC बराबर 289 का वर्गमूल होता है 17। ठीक है, तो AC हमारा जो ये आ गया है, आया है 17। ठीक है, हमको क्या निकालना था, साइन A का मान निकाला, तो आंसर आ जाएगा देखो साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है ना, तो यहाँ से देखो साइन A बराबर लंब अपने पास 15 है और कर्ण अपने पास निकल के आया 17, तो ये जो है इसका मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो आगे देखिए 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है, कह रहे कि बिंदु 0, y, एक बिंदु हमारे पास 0, y है। ठीक है, एक पहला बिंदु ये है, और x, 0 के बीच की दूरी क्या होगी। एक पहला ये बिंदु है और एक दूसरा बिंदु हमारे पास यहाँ पर है, ये x, 0 है, इससे दूरी कितनी होगी ये हमको बताना है। ठीक है, चलो देखो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम। अगर आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो फार्मूला आपको लगाना है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से x1 y1 x2 और ये y2, तो हमारे पास देखो यहाँ पर x2 कितना है, हमारे पास x है, x1 हमारे पास 0 है, प्लस y2 अपने पास 0 है, y1 हमारे पास y है, और यहाँ से हमारा हो जाएगा x में से 0 हो जाएगा तो x बचेगा और इस स्क्वायर हो जाएगा, 0 में से y जाएगा माइनस y बचेगा, और माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास जो है दूरी होगी अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलो आगे देखिए 22वां जो क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए यदि डी BC के समांतर है। एक यहाँ पर हमको त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, एक ABC त्रिभुज है, इसमें जो एक DE है, ठीक है, DE है, ये वाला जो DE है इस BC के समांतर है, DE जो है BC के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चित्र जो मैंने नहीं उतारा है, 2 मिनट रुकिए भी।
ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी बी सी के समांतर है और हमको दिया गया है कि जो ए डी है ये x है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। तो हमें x का मान निकालना है, x बराबर क्या होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जब भी कभी एक त्रिभुज हो उसमें ये वाली रेखा इसके समांतर हो, ठीक है, तब आपको थेल्स प्रमेय लगानी है, क्योंकि थेल्स प्रमेय कहती है यदि किसी त्रिभुज की ये वाली रेखा इसके समांतर हो जाती है तो इनकी दोनों भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। ये कैसे मैंने कहा, ये मैंने कहा थेल्स प्रमेय के हिसाब से, थेल्स प्रमेय से प्रमेय 6.1 आपको पता है कि नहीं पता है। प्रमेय 6.1 कहती है कि अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है तो इनकी दोनों भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD हमारे पास x है, DB हमारे पास 3 है, AE हमारे पास 4 है, EC हमारे पास 2 है। तो यहाँ से हमारा 2 दूना 4, 2 एकम 2, x की 1 से गुणा होगी तो x आएगा और 3 दूना 6, तो x का मान आ जाएगा 6। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो इस वीडियो को। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, एक आपके घर में आपने कभी लूडो तो खेला ही होगा, ठीक है, तो लूडो खेला होगा तो आपने उसमें पासा देखा होगा, एक पासा होता है, पासा को इंग्लिश में डाइस कहते हो, तो एक डाइस होता है, इस टाइप से होता है। तो उसमें क्या होते हैं, उसको कभी कभार ऐसे फेंकते हैं, क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो उसमें से कितने परिणाम आते हैं बताइए। आपने एक पासे को फेंका तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि उसके 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 6 जो है भुजाएं होती हैं। तो एक पासे को फेंकने पर अधिकतम जो परिणाम आएंगे, जो कुल परिणाम आएंगे वो आएंगे 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिख दो, पासे को फेंकने पर कुल परिणाम। एक पासे को फेंका तो कुल परिणाम हमारे एक आ सकता है, 2, 3, 4। जैसे कि आपने एक पासे को फेंका तो हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इसमें से कोई एक तो आएगा ही। तो ये हमारे कुल परिणाम होंगे। हमसे क्या पूछा गया उसे देखो। हमसे पूछा गया है कि 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, फार्मूला क्या था पीछे मैंने बताया था अभी, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अब संभव परिणाम कितने हो जाएंगे बताइए। संभव परिणाम वही होता है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 3 से बड़ी संख्या, तो भैया 3 से बड़ी संख्या इसमें कौन है, 4 है, 5 है, 6 है, तो यानी कि 3 संख्या 3 से बड़ी है। तो संभव परिणाम हमारे 1, 2, 3 हो जाएंगे, और कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो 3 कम 3, 3 दूना 6, कहने का तात्पर्य 1/2 आएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना था और बहुत ही इजी तरीके से मैंने बता दिया है। ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मैंने 5 वीडियोस जो है प्रोवाइड की हैं। ठीक है, उन्हें देख लीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, पूरी की पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे के पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको 100 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड हैं, उन्हें तैयार करके चले जाइए। 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, और इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, इतना जो है इस आज्ञा का पालन कर लीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और अगले वीडियो में जो है हम जो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं उन्हें करेंगे, जो मोस्ट रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम में, तो उन्हें करेंगे अगले वीडियो से। ठीक है।